प्रस्तुत कहानी भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य कहानी है। इसमें भोलाराम नाम का व्यक्ति के लगातार 5 वर्षों तक पेंशन हेतु संघर्ष करने का मार्मिक चित्रण है। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार किस प्रकार पनप रहा है, इसका व्यंग्य शैली में वर्णन किया गया है। भोलाराम जबलपुर के घुमापुर मोहल्ले का निवासी है। उम्र लगभग 60 वर्ष है। उसकी एक पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की है। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था, जिसका मकान का किराया बाकी था। मकान वाली घर से निकालने वाला था उनको, और इतने में भोलाराम चल बसा। पेंशन नहीं मिलने के कारण, सरकारी कर्मचारी, भ्रष्ट अधिकारियों के कारण यह सब हुआ। व्यंग्य शैली में बताया गया कि भोलाराम का जीव सरकारी पेंशन फाइलों में अटका हुआ है। कहानी के माध्यम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है, इसका सजीव चित्रण किया गया है। सरकारी धन कैसे भ्रष्ट अधिकारी हड़प जाते हैं और गरीब कमज़ोर व्यक्ति इसका शिकार हो जाते हैं, इसका वर्णन है। अंत में जब भोलाराम के पेंशन का कार्य नारद खुद संभालते हैं और जांच करने निकलते हैं, तो भोलाराम की पत्नी ने नारद से कहा, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल से पेंशन नहीं मिली, कहीं कोई सुनता ही नहीं, घर में खाने के ले पड़े हैं। इन्हीं चिंताओं में से एक दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। आप सिद्ध पुरुष हैं, यदि पेंशन दिलवा दें तो बच्चों का गुजारा हो जाए। जांच करने के बाद जब कार्यालय गए और बड़े साहब से मिले तो उन्होंने कहा, आप वैरागी हैं, ये सब चीज़ों से दूर रहें। दफ्तरों के रीति रिवाज भी नहीं जानते हैं। यहाँ के कुछ दान पुण्य करना पड़ता है, कुछ वजन रखना पड़ता है। वजन के रूप में नारद ने अपनी वीणा ही रख दी। तब कहीं जाके फाइल खुली। बड़े साहब ने नाम पूछा तो नारद ने ऊँची आवाज़ में कहा, भोलाराम। सहसा फाइल से आवाज़ आई, कौन पुकार है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद ने कहा, क्या तुम भोलाराम के जीव हो। फाइल से आई आवाज़, हाँ। तो आइए दोस्तों, विस्तार से इस कहानी का अध्ययन करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदिमों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है। महाराज, वह भी लापता है। इस बीच इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा आया। उसका मौलिक रूप देख चेहरा परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन। भोलाराम का जीव कहाँ है। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैंने उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चंद्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों को मौजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और रही, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी पक्षों को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी
तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी के लिए नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या भी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वहाँ समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वो समस्या तो हल हो गई। भोलाराम नामक एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसकी जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसी रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता भूखमरा था। नारद बोले, मामला दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रशर देकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र 60 साल, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। कमरे का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया हो। इसलिए आपको परिवार में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित कनरन से ही नारद भोलाराम के मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ बातें करनी हैं, कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी उम्र ही इतनी थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके कहीं गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वो अपने मुद्दे पर आई। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री। स्त्री ने घुराकर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, तुम साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही ब्रह्म हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है?
मेरे यहाँ कोई मठ तो नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाकर कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पाँचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर यहीं चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? गड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप तो वैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। भाई साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन रखिए, आप समझे नहीं। जैसी आपकी यह सुंदर वीणा है, उसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूँगा। साधुओं की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उनकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चिंत करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यहीं मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमारे समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार व सामाजिक परिदृश्य उस समय से लेकर आज तक के दृश्य को यथार्थ के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी और मेरी अन्य कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।